अब स्वयं को हम मैनेज कैसे करें? ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या है? दुनिया में कई कोर्सेस है जो हमें ये सिखाते हैं कि हम मनी को कैसे मैनेज करें, मशीन्स को कैसे मैनेज करें। बट क्या दुनिया में कोई ऐसा कोर्स है जो सिखाता हो कि हम सेल्फ को कैसे मैनेज करें? नहीं ना, वो हमें भगवान सिखाता है। एंड आज इसी के लिए वी हैव अ वंडरफुल गॉड सेंट एंजल विथ अस, एक अनुभवों की खान, एक वंडरफुल आत्मा जो कईयों के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, मोटिवेशन रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य, आज हमारे साथ में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी है। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू हर्षाबेन। आज का अभी का जो विषय है सेल्फ मैनेजमेंट। दुनिया में हर कोई बहुत कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आवश्यकता अगर है तो स्वयं को मैनेज करने की। क्योंकि अक्सर मनुष्य कह देता है, बोलना तो नहीं चाहता था, निकल गया, करना तो नहीं चाहता था, हो गया। बाद में वो रियलाइज भी करता है, महसूस भी करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स स्वयं के लिए ही विघ्न खड़ा कर देता है। अफसोस भी करता है, परंतु जब हो गया तो कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सुंदर वो बात याद आती है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहली बार समुद्री यात्रा पर निकला तो उस समय कोई डेफिनेट मैप्स नहीं थे उनके पास। एंड ही सेट आउट ऑन दिस जर्नी इनटू द अननोन। क्योंकि उसके पहले इतनी बड़ी समुद्री यात्रा किसी ने की नहीं थी। मैप्स भी उसके पास थे नहीं ढंग के। उसे ये भी पता नहीं था कि समुद्री तूफान कैसे होते हैं। एंड नाइदर ही वॉज प्रिपेयर्ड टू फेस दो स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स। हिज शिप वॉज ऑल्सो not built to face those storms and hurricanes. But he set out on this journey. He was not even aware of the types of creatures that he may have to encounter, the sharks and the whales. और उसे ये भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले अंडर करंट्स कितने पावरफुल होते हैं। एक ही चीज उसके पास थी और वो था एक कंपास, जो उसको नित्य दिशा बताता रहा कि किस दिशा में वो जा रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास ही वॉज सक्सेसफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लाइफ इज ऑल्सो सच। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। वी आर ऑल्सो लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होना है मालूम नहीं। एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड sailing into the unknown future. We have no definite maps.
We are not even aware of the types of storms and hurricanes we might have to face, and we are hardly prepared to face those storms and hurricanes. We are not even aware of the silently moving undercurrents within our own organization, within our lives. हमारे अपने जीवन में कौन सी कमजोरी के अंडरकरंट चल रहे हैं, हमें पता नहीं है। कई बार कोई पॉइंट आउट करने का प्रयत्न भी करता है तो हम क्या कह देते हैं, अरे ऐसा नहीं, ये इस बार ही हो गया, हमेशा थोड़ी होता है। लेकिन ये वीकनेसेस के अंडरकरंट्स हमारी लाइफ में किस तरह से चल रहे हैं, कभी कभी हमें पता ही नहीं है, बहुत नुकसान कर देते हैं। हमारे जीवन के लिए एक ड्राइविंग फोर्स कई बार बन जाता है और ऐसी दिशा में ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हमें यह भी नहीं पता है कि आने वाले समय में किस प्रकार के जीव हमारे सामने आएंगे, द शार्क्स एंड द व्हेल्स। The worst part is, we do not even have a compass that can tell us whether we are moving in the right direction or not. So, we are totally at the mercy of, क्या कहेंगे? We are totally at the mercy of fate. And fate is in your hands. Destiny is in your hands. So, we are totally at the mercy of, we are totally at the mercy of God. आज की दुनिया में भगवान भी इतने हो गए हैं कि ये भी पता नहीं चलता है किस भगवान पर रिलाई करें. So we are totally at the mercy of, we are totally at the mercy of self. We are totally at the mercy of crisis. क्राइसिस हमारे जीवन को चला रही है, चल रहे हैं. कुछ परिस्थिति आई, थोड़ा सा महसूस हुआ कि ठीक नहीं है, रास्ता बदला, दूसरा रास्ता लिया, वहां से कुछ आया, फिर रास्ता बदला, फिर रास्ता बदला. So we are totally at the mercy of crisis. In today's world, we are more of crisis driven than a vision driven. और इसीलिए इस दुनिया के अंदर 3 की प्रोपोजिशंस है, और वो 3 की प्रोपोजिशंस कौन से हैं? फर्स्ट, there is no turning back. Things are not going to go back to those stable patterns of the past as we see the world characterized by global competition. Competition कहाँ नहीं है? एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, he enters the world of competition. और शायद जीवन के अंतिम सांस तक उस कंपटीशन में जीतने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है. और कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नॉलेज और एक कहानी याद आती है, शायद उससे आपको पता चल जाए कि एक बार 2 व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहे थे. एक इंडियन था, एक अमेरिकन था. जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे, अचानक एक शेर की दहाड़ सुनी. तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए और रनिंग शूज पहन लिया.
ये देख करके वो अमेरिकन बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा इंडियन को, What do you think of yourself? By putting on this running shoes, are you going to run faster than the lion? तो इंडियन कहता है, I don't think so. I can run faster than the lion, but at least I can run faster than you. ये शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रह जाएगा। तेरे से आगे दौड़ने के लिए मैंने ये जूते बदली किए हैं। तो कंपटीशन में जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। और क्या अमेरिकन के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था? क्या चाहिए? हाँ, तो क्या चाहिए? आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कंपटीशन में जीतने के लिए क्या चाहिए? समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अमेरिकन्स के पास बेस्ट क्वालिटी के रनिंग शूज होंगे, लेकिन उसने सोचा जंगल में उसका क्या काम, लेकर ही नहीं आया। तो एक इंडियन ऑर्डिनरी टेनिस शूज पहन करके भी आगे बढ़ गया। जीवन में हमारे पास कई सुख सुविधा के साधन होंगे, कई स्किल्स होंगी, कई ऐसी अच्छी चीजें होंगी, टूल्स होंगे, लेकिन अगर समय पर याद ही नहीं आया तो कोई ऑर्डिनरी से भी आगे बढ़ जाता है, जीत जाता है, और बाद में उसको देखकर हम कहते हैं अरे इससे अच्छा तो मेरे पास था। लेकिन क्या फायदा? समय पर याद तो आया नहीं, समय पर आपके साथ तो था नहीं। तो कंपटीशन में जीतने के लिए समय सूचकता बहुत आवश्यक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तब हर कंपटीशन में हम जीत सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है तो हालत ऐसी हो जाती है कि हर बार हार खाने के बाद हम महसूस कर, अरे ये चीज तो थी मेरे पास, काश उस समय मैंने थोड़ा अपनी इंटेलिजेंस को यूज किया होता, या ये यूज किया होता, या किसी ने मुझे बता दिया होता, तो शायद मैं आज उसकी जगह पर होता जहां आज वो है। होता है ना ऐसा? तो देयर इज नो टर्निंग बैक। समय पीछे जाने वाला नहीं है कि अच्छा ठीक है अब आगे हम ऐसा ही करेंगे। समय बदल जाता है तुरंत। इसलिए हर वक्त वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। दूसरा, रेवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप सच अ वे कि उसके साथ अपने आप को एडाप्ट कर लेना बहुत आवश्यक है। जब कोई एडाप्ट नहीं कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो दूसरे लोग नई टेक्नोलॉजी को लेकर आगे निकल जाते हैं और हम वहां के वहां रह जाते हैं। फिर हम कंप्लेन करते हैं, अरे ये आजकल का आया हुआ देखो आगे चला गया, और हम वहां के वहां रह गए। डिसरप्टिव सोशल ट्रांजिशंस आर कमिंग इन सच अ वे, अनसर्टेनिटी, ये सारी चैलेंजेस है। सो देयर इज नो टर्निंग बैक, increasing complexity, accelerating change, and many others we can go on listing them. So there is no turning back. Things are not going to go back to those stable patterns of the past. Second key proposition is we must find some new bearings. आने वाले समय के लिए हमें bearings चाहिए on which we can roll on. And it is seen that the people who will succeed will have a very highly developed sense
of where they are headed to and what they stand for. As old reference points are just going to fall away, and we need to find new bearings to steer through the turbulence. आने वाले समय में जो turbulence है, उसमें अपने आप को navigate करने के लिए दो चीजों की जरूरत है: where we are headed to and what we stand for. जैसे माउंट आबू में आप आए हो, दिलवाड़ा मंदिर बहुत सुंदर कार्विंग्स है और मार्बल की कार्विंग्स है। यहाँ पर कहा जाता है कि जब ये दिलवाड़ा मंदिर बन रहे थे, काफी कारीगर थे, काम कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरता है, कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? ही इज सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का मतलब ढूंढ रहा है। जब ये दो कारीगर को काम करते देखता है, एक कारीगर को देखता है कि बड़ा सीरियसली लगा हुआ है। उसने सोचा शायद इसको मालूम होगा जीवन का मतलब क्या है। बड़ा सीरियसली लगा हुआ है। और दूसरे व्यक्ति को देखा, गुनगुनाता हुआ, गीत गाता हुआ वो कर रहा था। तो पहले व्यक्ति के पास जाकर पूछता है, भाई क्या कर रहे हो? जो सीरियसली काम कर रहा था, उसने ऊपर देखा उसके तरफ और उसको कहा, दिखाई नहीं देता है क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं। द ओल्ड मैन फेल्ट सॉरी फॉर हिम। उसने कहा, माफ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। और वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो गुनगुना रहा था, खुश होकर के काम कर रहा था। उसने सोचा शायद इसको जीवन का मतलब मालूम होगा। वो उसके पास जाकर के उसको पूछता है, भाई क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति अपना काम छोड़ के उसके तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, पता है ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये एक दिन मंदिर के सामने लगेगा और यहां आने वाले समय में लाखों लोग आएंगे और जब ये देखेंगे ना कारीगरी, तो सोचेंगे ये कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति था जिसने ये कारीगरी किया है। हर कोई मुझे याद करेगा। और यही सोच सोच करके मैं खुश हो रहा हूं कि एक दिन बहुत लोग मुझे याद करेंगे कि ये कौन व्यक्ति था। काम दोनों ही कर रहे थे, वही कर रहे थे। पहला व्यक्ति जो सीरियस होकर के कर रहा था, उसको जब पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? पत्थर तोड़ रहा। He was laboring in his life. पत्थर तोड़ने वाला अनुभव कर रहा था। और दूसरा व्यक्ति जिसके पास एक विजन था, where he is headed to and what he stands for, उसको पता था उसके ये करने का उद्देश्य क्या है। आज यही सवाल अगर हम अपने आप से पूछे, हम क्या कर रहे हैं? आर वी लेबरिंग इन आवर लाइफ, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुशी खुशी से कर रहे हैं, उमंग उत्साह से कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पहले प्रकार का व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा है, जीवन में भी काम कर रहा है, नो विजन, वो मजदूरी कर रहा है
और ऐसे कई लोग मिलेंगे लाइफ में, स्ट्रेसफुल हमेशा, खुशी नहीं, जो काम कर रहे हैं उसमें भी खुशी नहीं है, वो मजदूर है लाइफ में हमेशा, भले वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, मजदूरी ही कर रहे हैं। दिखाई नहीं देता है क्या कर रहे हैं, हमेशा गुस्सा बना रहता है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर एक साधारण सा व्यक्ति काम करते हुए उसमें खुशी महसूस कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक विजन है कि आने वाले समय में लाखों लोग ये मंदिर देखने आएंगे, और जब ये पीस को देखेंगे तो मुझे याद करेंगे। He was enthusiastic to do that work. आज हम अपने जीवन के अंदर अगर मजदूरी ही कर रहे हैं, हमेशा स्ट्रेसफुल रह करके हमारे जीवन में खुशी नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो हमें खुशी नहीं दे रही है, I don't know where I'm headed to and what I stand for. Because these are going to be the bearings जिसके ऊपर हम आगे जीवन के अंदर सहजता से रोल ऑन कर सके। आवश्यकता है सेल्फ मैनेजमेंट में ये बेयरिंग्स हमारे पास जरूर हो, कि जो करो साधारण से साधारण कार्य क्यों ना हो, खुशी से करो, प्रेम से करो, तो क्या होगा कि उसमें क्वालिटी भर जाएगी और अच्छा लगेगा। वो करने के बाद वो एक मास्टरपीस बनने लगेगा, और आने वाले समय में भी हर कोई याद करेंगे कि वाह ये कार्य किसने, लोग इंस्पिरेशन लेंगे। ये दूसरा की प्रोपोजिशन है। और तीसरा की प्रोपोजिशन है डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, न्यू एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी इफेक्टिव इन दिस एनवायरमेंट। वर्तमान समय जो लहर चल रही है, जो वायुमंडल चल रहा है, उसमें आगे बढ़ने के लिए, और उसको कहा सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स। ये हमें कोई स्कूल में सिखाया नहीं जाएगा, ये हमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दिया नहीं जाएगा। दिस हैज टू बी टैप्ड फ्रॉम विद इन, भीतर से उसको बाहर ले आने की आवश्यकता है। जैसे कि इंट्यूशन, आने वाले समय में इंट्यूशन बहुत काम करेगा। इंट्यूशन सिखाया नहीं जाता है, उसको भीतर से ही टैप करके बाहर लाने की जरूरत है। डिसर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस, टॉलरेंस, कामनेस, ये सब सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स है तो जो आज के समय में आवश्यक है, और इसलिए कहा जाता कि इसको सिखाया नहीं जाता है। क्यों? इसका एम ही है to learn how to have more control on your own thoughts, feelings and behavior. क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्ब होता है ना हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, ये तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ भी हुआ नहीं कि ये डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स शुरू हो जाते हैं, भावनाएं हमारी चेंज हो जाती है। कोई भी व्यक्ति आए उसके प्रति भावनाएं कुछ प्रेजुडिस को लेकर के चलने लगती है और हमारा व्यवहार बदल जाता है। इसलिए आने वाले समय में सेल्फ मैनेजमेंट माना हमारा फुल कंट्रोल अपने आप पर हो, क्योंकि ये मेरे अपने रिसोर्सेज है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। दूसरा उसका एम है टू बिकम अ बेटर लीडर थ्रू बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग and the practical application of the spiritual knowledge and its principles. जीवन के कुछ सिद्धांत है, आध्यात्म के कुछ सिद्धांत है, और वो प्रज्ञा है जिसको कैसे अप्लाई करनी है ताकि हमारी भीतर की ये सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, इसको समझना जरूरी है। तीसरा, so that we can take up more personal responsibility of our own life
and stop blaming others or circumstances. अक्सर मनुष्य जब भी जीवन में कुछ गड़बड़ होती है तो क्या कहते हैं, इसके कारण हुआ, है ना, मैंने तो ये सोचा नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति के कारण ऐसा हो गया. We always try to put the blame onto others. और जैसे ही मैंने किसी पर भी ब्लेम डाला, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स आई टोटली डिसएम्पावर माई सेल्फ एंड गिव माई लोकस ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स and give them full charge that now you can take over my thoughts, my feelings and my behavior. And they do so. They do so. वो हमें चलाने लगते हैं. आजकल छोटे बच्चे, उनको मालूम है कि ये बात अगर मम्मी पापा को सुनाएंगे वो गुस्से में आ जाएंगे, और ये सुनाएंगे ना खुश हो जाएंगे. और वो भी वही रिमोट कंट्रोल दबाते हैं. पहले खुशी वाली बात सुनाएंगे, आपको खुश कर देंगे और आप कहेंगे शाबाश बेटा, फिर धीरे से वो गड़बड़ वाली बात सुनाएंगे. फिर कहेंगे, अगर आपने थोड़ी भी आंख दिखाई तो आपने अभी तो शाबाश बेटे कहा, है ना. तो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर पर कौन कंट्रोल कर रहा है? इसीलिए कहा कि आज रिमोट कंट्रोल, हमारी आंतरिक स्थिति का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है. वो हमें खुश करना चाहे तो खुश कर देते हैं, वो हमें गुस्से में लाना चाहे गुस्सा दिला देते हैं. वो जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, है ना. किसी दिन किसी का बहुत अच्छा मूड देखते हैं, दूसरे ऑफिस स्टाफ में भी, देखो अभी 1 मिनट में उसको कैसे गुस्से में लाता हूं, है. ऐसे लोग हैं कि नहीं है, सुनते हैं. तो रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है. क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन पुटिंग द ब्लेम ऑन टू अदर्स, मीन्स आई हैव टोटली डिसएम्पावर्ड माई सेल्फ एंड गिवन द लोकस ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स. तो सेल्फ मैनेजमेंट कहाँ रहेगा? सेल्फ मैनेजमेंट माना ये लोकस ऑफ कंट्रोल में अपने हाथ में रखूं. और जब हम अपने हाथ में ले लेते हैं तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है ये कब गुस्सा होता है और कब खुश होता है, समझ में ही नहीं आता है. इतना हमारा अपना कंट्रोल अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर पर होना चाहिए, सो दैट we take up more personal responsibility of our own state of mind and emotions, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत जल्दी. And to learn how to communicate better at a deeper level, not just head to head level, heart to heart level with people. और इसीलिए जब ऐसे कर पाते हैं, then we are able to manage the major life changes that are to come in the future times, uncertain times. इसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट. जीवन के अंदर कभी कभी कहा जाता है कि कोई भी घटना जब आती है, परिस्थिति जब आती है, समस्या जब आती है, तो वो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए वो हमसे कुछ डिमांड करती है. परिस्थिति आई, समस्या आई, वो हमसे डिमांड कर रही है. क्या डिमांड करती है? कि अब ये समस्या है ना, हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, वो डिमांड कर रही है कि अब नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड. ये परिस्थिति है, ये घटना है, तो रिस्पॉन्स मांगती है. So whenever there is an event, problems, it demands a response from the individual. और हमारा जो रिस्पॉन्स निकलता है वो प्रभावित करता है किसको? मान लो कि ये परिस्थिति आई, ये समस्या आई, उसने हमसे एक रिस्पॉन्स डिमांड किया और मुझे गुस्सा आया, अंदर से बहुत गुस्सा आया. अब ये गुस्सा कहां से निकलेगा? तो किसको प्रभावित करेगा? ये गुस्सा
ये गुस्सा प्रभावित करता है हमारे बिहेवियर को, क्योंकि निकलेगा तो बिहेवियर से। अंदर चिड़चिड़ापन आया, गुस्सा आया, ये गुस्सा निकलेगा कहां से? बिहेवियर से, व्यवहार से। अब ये व्यवहार से जो निकला, इट फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सुलझेगा या उलझेगा? एक प्रॉब्लम आया, उसने मेरे से एक रिस्पॉन्स डिमांड किया, मुझे गुस्सा आया, और वो गुस्सा जब व्यवहार से बाहर निकला, अब ये गुस्से वाला बिहेवियर इट फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम उलझा या सुलझा? क्या हुआ? उलझा, सुलझा तो नहीं। सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, और ज्यादा वो गुस्से वाला व्यवहार उसमें फीड हो गया, क्या हुआ? और ज्यादा उलझा। और इस तरह से बात छोटी सी थी, उलझती गई, उलझती गई, उलझती गई, जिसको दुनिया में कहा जाता है टर्निंग मोल हिल्स इनटू माउंटेन्स। राई का पहाड़ बना देना। बात राई जैसी थी, उसका पहाड़ किसने बनाया? किसने बनाया? हमने। कैसे बनाया? बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। एक बार ये साइकिल नेगेटिव हो गया, गुस्सा माना नेगेटिव, एक बार ये नेगेटिव हो गया, फिर वो पॉजिटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव ही होता जा रहा है, तभी तो वो माउंटेन बना। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए कि ये परिस्थिति आई, ये प्रॉब्लम आया, अब ये मेरे से रिस्पॉन्स डिमांड कर रहा है, और उस वक्त थोड़ा सा शांति से बैठकर सोच करके समझ करके शांति से रिस्पॉन्ड करे, व्यवहार में आए। अब ये शांति जब उस प्रॉब्लम में शामिल होगी तो ये प्रॉब्लम उलझेगा या सुलझेगा? सुलझ जाएगा। कभी कभी एक राउंड में ही सुलझ जाता है, जिसको कहा जाता है पहाड़ जैसी बात को भी राई समान बना दिया। नहीं तो राई जैसी बात को पहाड़ जैसे बना देते हैं, और फिर जब पहाड़ बन जाता है, उसके बाद हम बैठते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा अगर मैंने पहली बार ही थोड़ा शांति से काम लिया होता था ना, तो आज ये बात इतनी उलझ नहीं जाती थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाती थी। अब इसको सुलझाने के लिए क्या करना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है। सुलझाने के लिए टाइम तो देना फिर वकील रखना पड़ता है। तो टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस चारों लगाना पड़ता है। और ऐसे समय में कोई आकर आपको कहे चलो मेडिटेशन सीखने, तो क्या कहेंगे? अरे अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। माना वो कहना, जब कोई व्यक्ति कहता है ना टाइम नहीं है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है मैंने इतनी बातों को उलझा के रखा है जिसको सुलझाने में ही मेरा टाइम जा रहा है, तो मेडिटेशन कहां से करूंगा? प्रैक्टिकल है बात कि he means to say I have responded to so many things negatively that now I'm trying to settle everything, और उसके लिए टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज लगा रहा हूं, फिर भी सुलझ नहीं रहा है। वकील को रखा और वकील ने कहा अरे थोड़ा सा, एक्चुअली देखा जाए ना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा उस व्यक्ति को मिल करके उसको सॉरी कर दो, बात ठीक हो जाएगी। क्या कहते हैं? मैं सॉरी करूं? अब सॉरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब अगर सॉरी करेंगे तो सामने वाला भी कहेगा आए ना ठिकाने, अब सॉरी नहीं होगा। भले उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े, भले उसके लिए सारे रिसोर्सेज लगाने पड़े, कोई बात नहीं। तो इसीलिए कहा जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी परिस्थितियां, बातें, कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हमेशा हमसे एक रिस्पॉन्ड डिमांड करते हैं। और अगर थोड़ा शांति से, धैर्यता से, प्रेम से
आप बैठ करके अगर बात कर लो, वो व्यवहार अगर आ जाए, आप देखेंगे यू विल बी टर्निंग एवरी माउंटेन इनटू अ मोल हिल। उसको ऐसा सुलझा देंगे। और जब भी आपको कोई कहेंगे चलो हाँ टाइम है हमारे पास, टाइम ही टाइम है आपके पास में, तो हमारा टाइम कौन खा रहा है? आपको भी बहनों ने कितनी बार कहा होगा चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। आपने कितनी बार कहा बहन जी इस बार नहीं, अगली बार देखेंगे, अगली बार देख। और कितनी बार अगली बार करके आप यहां पहुंचे हैं, सोचो। बस आवश्यकता है कि इस सेल्फ मैनेजमेंट को हम समझ जाए कि हर परिस्थिति में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। हम लोग परिस्थिति आते ही इतने टेंशन में आ जाते हैं और इतना नेगेटिव विचार चलने लगते हैं, कई पूर्व बातें अंदर में घुस जाती है और उस कारण से हमारा जो रिस्पॉन्स निकलता है वो बहुत नेगेटिव होता है। और बातों को बिगाड़ना हम जानते हैं, बातों को बनाना नहीं जानते हैं। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक दर्जी था, वो कपड़ा सिलाई करता था। तो कपड़ा सिलाई में तो एक तो सुई धागा चाहिए, दूसरा कैंची चाहिए। तो सुई धागा जैसे काम पूरा होता था तो अपनी पगड़ी में ऊपर लगा देता था और कैंची को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखता था। उसका बेटा हमेशा ये बात देखता था। उसने एक दिन पिता से पूछ लिया, ये कैंची को नीचे दबा के रखते हैं और सुई धागे को ऊपर रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप पिताजी? तो कहा सुई धागा जो है ना जोड़ने का काम करते हैं, उसको सिर पर भी बिठाएंगे ना तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो काटने वाले हैं ना उसको अपने पैरों तले ही दबा के रखना आवश्यक है। कहने का भावार्थ यही कि जीवन के अंदर भी हम कई बार सिर पर किसको चढ़ा देते हैं और सुई को कहाँ रख देते हैं। जो जोड़ने वाले हैं उसको हम महत्व ही नहीं देते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, और कैंची एक बड़ी दिखती है इसलिए उसको सिर पे रख देंगे तो क्या होगा? फिर टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट होगा, बहुत कुछ वेस्ट हो जाएगा आपका। इसलिए संभाल रखने का। नहीं तो कहा जाता है कि एक परिवार से तो बच के ही रहो। कौन सा परिवार? कौन से परिवार से? एक परिवार है जो जिसमें यूनिटी बहुत है, जितनी आपके परिवार में नहीं होंगी, और वो परिवार से हमेशा सावधान। कौन सा वो परिवार? सबसे पहले है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो सबसे पहले आती है। लेकिन जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग आती है वो अकेली नहीं होती है। मिस्टर डाउट ऑलवेज अकम्पनीज मिसअंडरस्टैंडिंग। इन दोनों की बहुत अच्छी यूनिटी है। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, शंका कुशंका चालू हो जाएगी। जरूर ऐसा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा किया होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आई वहां मिस्टर डाउट साथी, बहुत पक्का साथी है। और जहां ये दोनों है ना वहां उसके 4 बच्चे साथ में चलते हैं। कौन सा? सबसे पहले है मास्टर जेलसी, ईर्ष्या आती है। फिर शंका कुशंका के बाद ईर्ष्या आएगी। फिर मास्टर हेट्रेड, नफरत आएगी। तीसरा मास्टर एनिमोसिटी, और चौथा जो छोटा है ना बहुत पावरफुल है, मास्टर लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग खींचना फिर अच्छे से हो जाता है। ये परिवार में इतनी यूनिटी है, जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, वो आपके परिवार को तोड़ के रख सकते हैं। जितने भी कोर्ट में केसेस है ना, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, फादर सन के बीच में हो, अगर पूछा जाए वकील से ये केस किस बात का है, तो वकील हमेशा यही अरे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये 2 भाइयों के बीच में हो गई या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गई, आपस में सुलझा नहीं सके तो यहां तक पहुंच गए। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे तोड़ के रख देती है। इसलिए कहा ये परिवार जहां घुस जाता है ना,
उस रिश्ते को हमेशा तोड़ के रख देता है। इसलिए सावधान इस परिवार से, क्योंकि नहीं तो ये आपका पूरा सेल्फ मैनेजमेंट खत्म कर देगा और फिर आपको ऐसी एकदम जिसको कहा जाए ना टूटे हुई स्थिति में छोड़ देगा जहां से संभलना भी शायद मुश्किल हो जाए। इसीलिए इस परिवार से सावधान। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, सबके पास नोटबुक पेंसिल तो है, कल आपको डायरी मिली होगी। डायरी मिली है ना, या आपके फाइल में भी डायरी आपको मिली होंगी, या मोबाइल तो है ही सबके पास में। एक लकीर खींचिए, उसमें एक लकीर खींचिए, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लकीर खींचा। अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। Write the first and the last letter of your first name at each end. लिखा? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर यहां आखिरी अक्षर यहां लिखा? हाथ खड़ा करेंगे। एक एक अक्षर। अच्छा, कितनों ने दो दो अक्षर लिखा? दो अक्षर यहां, दो अक्षर, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी। 4 अक्षर लिखा। किसी ने नहीं? किसी ने नहीं। हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। कहा था ये? कहा था? Write the first and the last letter of your first name at each ends. I was so specific. और हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और जब हमने स्टार्ट किया और कहा एक एक्सरसाइज है मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, मैंने सोचा सावधान हो गए होंगे, लेकिन यहां तो सारे फेल हो गए। क्या बात है? सिंपल सेंटेंस जिसका एक ही मतलब निकलता है, दो मतलब भी नहीं निकलता है। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं दुनिया में जिसके दो मतलब निकलते हैं, ये तो एक ही सेंटेंस और एक ही मतलब निकलता है। फिर क्या हुआ? फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वेयर इज द प्रॉब्लम, ऑन योर साइड और माई साइड? पक्का? पक्का? अगर सारे लोग ने गलत किया, एक व्यक्ति ने खाली सही किया, तो प्रॉब्लम शुड बी ऑन माई साइड, क्या आपके तरफ होना चाहिए? आप सभी समझेंगे भाई हम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई अनपढ़ भी नहीं बैठे हैं। इतना सिंपल सेंटेंस जिसका एक ही मीनिंग निकलता हो। अब डाउट आ रहा है कि जरूर बहन जी की कोई चाल है इसमें। आ रहा है? आ रहा है? डाउट आ रहा है? देखो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे डाउट। पहले तो इतना इनोसेंटली आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमारी तरफ मिस्टेक है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद डाउट आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर बहन जी की कोई चाल है? मानते हैं? कैसे कहेंगे? अब मुझे डाउट आ रहा है। मुझे ये डाउट आ रहा है कि इतना सिंपल सेंटेंस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला गया, उसके बाद भी नहीं समझ पाए, तो ये 1 घंटे से मैं जो बोल रही हूं, पौने घंटे से, पौने घंटे से मैं जो कुछ बोल रही हूं, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। आएगा या नहीं आएगा? मुझे भी डाउट तो आएगा। अब आपके तरफ भी डाउट है, मेरे तरफ भी डाउट है।
अब अगर इस बात को ज्यादा खींचा तो ये चारों भी आ जाएंगे, ये चारों को तो नहीं आने देना है ना। तो इसीलिए जो है, जानना चाहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? अच्छा, जब मैं बोल रही थी ना, तब आप सुन नहीं रहे थे। आप क्या कर रहे थे? नहीं, लाइन खींचने में कितनी देर लगती, वो तो खींच लिया, वो तो खींच लिया था, उसके बाद ही मैंने आरंभ किया। आपकी लाइन खींच जाने के बाद मैंने आरंभ किया, लेकिन जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? मैं बोलने में बहुत स्पष्ट थी, बोलने में बहुत स्पष्ट थी कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लेकिन क्योंकि आपने सुना नहीं, आप मुझे देख रहे थे और मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही थी। क्या कर रही थी? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। आपने इसको देखा ना, इस एक फिंगर ने सबको मिसगाइड कर दिया, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो सिचुएशन बिगड़ती है परिवारों में, रिश्तों में, इसी आधार से बिगड़ती है। हम बोलने में बहुत क्लियर होते हैं कि हमें क्या चाहिए, बिकॉज वी आर क्लियर इन आवर माइंड कि मुझे ये चाहिए, दो दो अक्षर चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी कुछ और कम्युनिकेट कर देती है और सामने वाला शब्दों को नहीं सुनता है, वो बॉडी लैंग्वेज को देख करके पूरा मैसेज समझने का प्रयत्न करता है, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब यही बात अगर मैं आधा घंटे के बाद, एक ब्रेक देने के बाद आपको कहती थी, अच्छा आ गए सब, अब मैंने जो कहा था दो दो अक्षर लिखो, लिख दिया, आप कहेंगे बहन जी एक एक ही बोला था आपने। अरे आई वॉज क्लियर, आई वॉन्टेड टू लेटर्स। मैं बहुत क्लियर थी अपने दिमाग के अंदर कि मुझे क्या चाहिए। आप कहेंगे बहन जी हम भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और सारे लोगों ने अगर यही किया तो मेजॉरिटी विंस, भले वो गलत भी क्यों ना हो। है कि नहीं? ऐसा ही हो रहा है, गलत भी क्यों ना हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम्स आज रिश्तों में आ रही है उसका कारण क्या है? हम बोलते बहुत क्लियर है, सामने वाला देख करके सारा संदेश सुनने का प्रयत्न, समझने का प्रयत्न करता है। कभी कभी लोग मोबाइल पर भी बात करते हैं, सामने वाला देख भी नहीं रहा है तो भी हम बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और तीसरा व्यक्ति कैबिन के बाहर खड़ा होकर के बॉडी लैंग्वेज के आधार पर सारा मैसेज समझने का प्रयत्न करता है और जाकर तीसरे को सुनाता है, अरे अब भी बात कर रहा है, वो वही है, वही है। और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और जब वो बात घूम घूम करके आपके पास आएगी, आप कहेंगे लेकिन मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो लोग क्या कहते हैं? अरे बिना धुआं के आग थोड़ी होती है, धुआं तो होगा, कुछ तो बोला होगा। अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ये बात कैसे पहुंच गई सब जगह? लेकिन मैंने किसी को कहा ही नहीं तो। लेकिन होता है ऐसा क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर लेती है और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह से आ जाती है। यहाँ तो बहुत सहज था एडमिट करना हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हमारी और मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या स्वीकार कर पाते हैं? और जब नहीं कर पाते हैं तो बात कितनी बिगड़ती जाती, एक के बाद एक। फिर क्योंकि ये सारे परिवार घुस जाता है और जहां परिवार ही घुस गया फिर तो वो तोड़ के रखना ही है और इसलिए तोड़ के रख देता है वो पूरे परिवार को। छिन्न भिन्न हो जाते हैं सब कुछ। फिर वहां सेल्फ मैनेजमेंट कहां से करेंगे? इसलिए आवश्यकता है वर्तमान समय को कि इन बातों को समझते हुए हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान दें कि हम
जो बोल रहे हैं वही हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट कर रही है। क्योंकि जहां खुद में ही एक सुसंवादिता न हो, हार्मनी न हो अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने वर्बल लैंग्वेज और अपने विचारों में, तो बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। और फिर मनुष्य क्या कहते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो कहीं तो प्रॉब्लम है, मुझे खुद में देखना होगा। लेकिन ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं जिसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं, सारे लोग ऐसे मुझे ही मिलने थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी तो प्रॉब्लम होगी, वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए जब कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट करना है, तो सेल्फ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? सबसे पहले सेल्फ को समझने की आवश्यकता है, अपनी इनर मैकेनिज्म को। बाह्य रूप से तो हम अपने आप को समझते ही है, लेकिन हमारी इनर मैकेनिज्म को भी हमें समझने की आवश्यकता है। समझते हुए फिर रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन करने के बाद ही हम सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी उन भावनाओं का भी रिस्पेक्ट कर सकेंगे, और तब जाकर के हम भीतर से अपने आप को ठीक कर सकते, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये चारों मिला करके ही कहा जाता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रीऑर्गेनाइजेशन। Recreating yourself, recreating the self to manage yourself. और जब इस तरह से आप मैनेज करेंगे, then there will be improvement in the self and you can become an example for others to follow. वहां दूसरे भी आपसे प्रेरणा लेकर के आपको अपना आदर्श मानेंगे, और आदर्श मानते हुए आगे आपका अनुसरण करेंगे। जब सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं तो ये एक इनर मैकेनिज्म हमारी जो है उसको समझने की जरूरत है। ये एक साइकिल है, पूरा हमारे भीतर का है, और ये भीतर की मैकेनिज्म उसको समझने के लिए, जिसको ही कहा जाता है, एक है फिजिकल सेल्फ और ये है मेटाफिजिक्स, हमारा अंदर का फिजिक्स। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, ये कैसे काम करता है, ये हमारी भीतर की मैकेनिज्म कैसे काम करती है, उसका एग्जाम्पल देती हूं। कि एक बार मैं बाजार जा रही थी और मेरे आगे एक बुजुर्ग भाई चल रहे थे, बहुत शांति से रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे। अचानक एक गली से कुत्ता निकला, जोर से आकर के उनको पीछे से काट दिया। लोग इकट्ठे हो गए, जैसे उसने चिल्लाना चालू किया, उस कुत्ते को किसी ने बांध दिया और कहीं ले गए, और उस व्यक्ति को एक रिक्शा में बिठा करके हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां उसको 14 इंजेक्शन लेने पड़े। मेरा कहीं भी कनेक्शन नहीं था, आई विटनेस द होल सीन, और सारा देखने के बाद इट जस्ट रजिस्टर्ड इन माई मेमोरी में चला गया। मैंने घर में आकर के वो वर्णन किया, सबको सुनाया क्या हुआ था आज। वो मेमोरी में जो गया है उसको रीइंफोर्स किया मैंने। अब मैं दूसरे दिन फिर बाजार जा रही थी, किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, मैंने पीछे मुड़ करके देखा, और मैं क्या देखती हूं, एक कुत्ता मेरे पीछे चल रहा है। अब कुत्ते को देखते ही क्या होगा, क्या होगा? मेमोरी से वो पास्ट की सीन सामने आती है, मेरे थॉट्स चलने लगते हैं, कहीं ये मुझे काटेगा तो नहीं। मेरे मन की स्थिति भयभीत हो जाती है, और भय में आने के कारण मेरा एटीट्यूड जो कुत्ते के प्रति था, वो अभी कैसे भी करके इसको हटाना है। मैं पत्थर ढूंढती हूँ, कोई लकड़ा ढूंढती हूँ, और मैं जो है उस कुत्ते को, हर कुत्ते को उसी नजर से देखना शुरू करती हूँ,
और मेरा व्यवहार क्या निकलता है। उस कुत्ते को मैं मारती हूँ, पत्थर मारती हूँ, लकड़ी से मारती हूँ, कैसे भी करके उसको भगाने का काम किया, है ना। एक सहेली के घर जाती हूं, उसने अपने घर में एक पालतू कुत्ता लाया है। गेट के ऊपर निशान पढ़ा, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। मैं उसको बाहर से ही या फोन करती हूँ, मुझे तेरे घर में आना है, वो कुत्ते को बांध दे। उसने कहा ये पालतू कुत्ता है, कुछ नहीं करेगा, आजा अंदर। मैं क्या कहती हूँ, आई डोंट ट्रस्ट। मैंने अपनी आंखों से अगेन आई रीइंफोर्स दैट मेमोरी। तो मेमोरी में चीज बाहर से जाती है, इनपुट्स जो जाते बाहर से जाते हैं, और उस मेमोरी में जो बातें रजिस्टर हुई उसी के आधार पर हमारा थिंकिंग प्रोसेस चालू होता है। विचार, हमारी मन की स्थिति, हमारी मनोवृत्ति, हमारा दृष्टिकोण और हमारा व्यवहार, ये सब उसी बात से कंट्रोल्ड है। अंदर जाती हूं उस पर विश्वास करके, फ्रेंड पर विश्वास करके, और जैसे ही एक नए व्यक्ति को देखता है तो कुत्ता क्या करेगा, क्या करेगा, भौंकेगा। उसने कहा चुप, उसने समझ लिया ये कोई पहचान वाला है, नहीं भौंकना चाहिए, समझ लिया उसने। बहुत समझदार कुत्ता था, समझ लिया। लेकिन मैं जहां जहां जाती हूं घर में, वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलता रहता है, और जहां खड़ी रहती हूं वो मेरे पैरों को सूंघने आता है, और जैसे ही उसका नाक मेरे पैरों को टच होता है, आई रिएक्ट। मैं उसको लात मार देती हूँ, और मैं उसको कहती हूँ भाई तू ये बांध देना, मेरे को डर लगता है इससे। पहले तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती, पहले तो तेरे को कुत्ते बहुत अच्छे लगते थे, पहले लगते थे ना। अब एक बात जो रजिस्टर हुई है हमारी मेमोरी में, उसके कारण ये मेरा पूरा साइकिल चेंज हो गया है। और जब वो फ्रेंड मुझे कहती है तुम बहुत चेंज हो गई, पहले जैसी नहीं रही, मैं क्या कहती हूँ, डू आई रियली एडमिट यस आई हैव चेंज्ड? नो, आई से मैं चेंज नहीं हुई, कुत्ते ही ऐसे हो गए हैं। जबकि मेरे अंदर सब कुछ चेंज हो गया है, मेरी सारी मैकेनिज्म चेंज हो गए। ये खाली कुत्तों के साथ नहीं होता है, इंसानों के साथ भी होता है। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर फोकस्ड काम कर रहे हैं। अचानक एन ओल्ड फ्रेंड कम्स टू मीट। आकर के उसने इधर उधर की बात की, हेलो हाय कैसे हो, क्या चल रहा है। और जो है उसने मुझे कहा तुम आप वो शर्मा जी को जानते हो? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने कहा सावधान रहना उससे। क्या हुआ? आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन। क्या हुआ? अब उसने जो कहानी शेयर किया कि मैंने भी उसको अच्छा समझा था, लेकिन उसके बाद देखा कि उसकी नीयत बहुत खराब थी, है ना। वो सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो फ्रेंड तो चला जाता है। उसके बाद मैं सोचती हूँ क्या सचमुच शर्मा जी ऐसे हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? आई नेवर थॉट ऑफ। और उसमें विचारों में आधा घंटा बीत जाता है, और आधा घंटे के बाद शर्मा जी आते हैं और वो पूछते क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। और मैं बताती हूँ कि भाई मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अभी फ्रेश रजिस्टर हुई है मैं उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहती हूँ कि यह कौन सा प्रोजेक्ट है। मैं कहती हूँ अरे ये तो चलता रहता है, चलो चाय पीते हैं। चाय पियेंगे क्या? उसको डेविएट करते हैं, इधर उधर की बातों में मैं ले जाती हूँ। लेकिन जैसे एक पॉज आता है वो फिर से पूछते लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या है, आप बताएंगे? मैं आपको मदद कर सकता हूं, मैं फ्री हूं। अब क्या होगा? मेरे थॉट्स, माय स्टेट ऑफ माइंड, माय एटीट्यूड, माय परसेप्शन एंड माय बिहेवियर, इतनी फास्ट मैकेनिज्म चलती है कि तुरंत मेरा बिहेवियर निकलता है, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे।
और ये व्यवहार देखकर शर्मा जी मुझे कहते हैं आप बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। और मैं क्या कहते, अरे क्या बदलेंगे, जो है जैसे वैसे, वही काम, वही बातें, वही जीवन है, वही सब कुछ है, क्या बदलेंगे। जबकि मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया है। और इसको मैनेज करना, ये सेल्फ मैनेजमेंट, ये यहाँ सिखाया जाता है। आज सवेरे के सत्र में आपने एक बात सीखी, आने वाले सत्र में आप और भी बातें जरूर सीखेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट जितना व्यक्ति ये कला को सीख जाए, जीवन में हमेशा खुश रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और सक्सेसफुल होगा, कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।